नमस्कार, स्वागत है हमारे सभी न्यूज मित्रों का सत्ता में। सबसे पहले सत्य पे सत्ता, यानी 7 खबरें, दिलचस्प जानकारियां एक साथ। इस वक्त की बड़ी खबर, आज पहले आपको 400 आतंकियों की पीओके वाली शपथ दिखाएंगे और पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर के उस गांव में लेकर चलेंगे जहां रियासी पर आतंकी हमले का पूरा प्लान बनाया गया। कैसे आईएसआई के इशारे पर भारत माता के भक्तों पर हमला हुआ है, इसके वीडियो आ गए। फिर नीट वाली धांधली पर छात्रों का आक्रोश, जिससे इस परीक्षा के करता धरता बहुत बेचैन है। वैसे आज उनकी बेचैनी को सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ा भी दिया है, जिसने नीट काउंसलिंग पर तो रोक से इनकार कर दिया, लेकिन परीक्षा की पवित्रता पर बहुत बड़ी बात कह दी है। यूपी में सियासी कमबैक के बाद आज राहुल और प्रियंका गांधी ने रायबरेली और अमेठी की जनता को धन्यवाद दिया। राहुल गांधी ने कहा कि यूपी में नफरत, अहंकार और हिंसा के खिलाफ वोट पड़े। वैसे उन्होंने काशी से पीएम की जीत पर एक तंज भी किया, वो भी दिखाएंगे। अखिलेश यादव ने करहल विधानसभा सीट छोड़ने का फैसला किया है। वो कन्नौज से सांसद बने रहेंगे, यानी अब अखिलेश लखनऊ से ज्यादा दिल्ली वाली राजनीति करेंगे। अखिलेश ने 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए यूपी में 300 पार वाला नारा भी दे दिया। नए बीजेपी अध्यक्ष को लेकर भी आज बड़ी खबर आई है। सूत्रों के अनुसार जेपी नड्डा अभी बीजेपी की कमान संभालते रहेंगे, यानी वो स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ पार्टी का काम भी देखेंगे और जल्दी कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति होगी। बड़ी खबर ओडिशा से, जिसे अब से थोड़ी देर पहले नया मुख्यमंत्री मिल गया। मोहन चरण मांझी राज्य के नए मुख्यमंत्री होंगे और वो कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इसके अलावा केवी सिंह देव और प्रभाती परिदा ओडिशा के डिप्टी सीएम होंगे। संसद सत्र को लेकर भी आज एक तारीख आई है। संसद का विशेष सत्र 24 जून से बुलाया जा सकता है और यह 8 दिनों के होने का अनुमान है, जो 3 जुलाई तक रहेगा। 26 जून को लोकसभा का स्पीकर का चुनाव भी हो सकता है। सत्ता की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले उस खबर की बात करते हैं जिसमें आक्रोश है, बदले की मांग है और पाकिस्तान का खौफ भी। जो आतंकवाद अभी लास्ट की सांसें गिन रहा है, इन सांसों को भी दबाने की जरूरत है। कि ये पाकिस्तान नहीं सुधरेगा, ये झटके के काबिल है। आज दिन पाकिस्तान हमारे देश में आके हमला करता रहता है, हमारे नागरिकों को मारता रहता है। इसका बदला जल्दी लेना चाहिए। मोदी जी से मेरी एक ही गुजारिश है कि सबसे पहले इनका ही हिसाब किताब कर दिया जाए। ये वो गुस्सा है जिसकी कीमत पाकिस्तान को चुकानी होगी। ये वो आंसू हैं जिनका हिसाब भारत जरूर लेगा। और इसकी दहशत अब पाकिस्तान कैसे महसूस कर रहा है, ये दिखाने से पहले हम आपको उस पीओके में लेकर चलते हैं जहां कुछ वक्त पहले 400 आतंकी जमा होते हैं। ये देखिए, भारत पर हमले की शपथ लेते हैं, रियासी पर हमले का प्लान बनाया जाता है और फिर पूरी साजिश के साथ भगवान शिव और माता वैष्णो देवी के भक्तों पर हमला होता है। यह बहुत बड़ी खबर है और पीओके वाली इस शपथ के वीडियो भी अब सामने आ चुके हैं। जांच एजेंसियों के सूत्रों के अनुसार रियासी में तीर्थयात्रियों पर हमले की साजिश पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में ही रची गई। करीब 3 महीने पहले पीओके के खाईगल गांव अलग अलग संगठन के आतंकियों की सभा का आयोजन किया गया था। दावा है कि आतंकवादियों की सभा में 10, 20, 50 नहीं बल्कि 400 आतंकी शामिल हुए थे और आतंकियों की इस सभा में हिंदुस्तान पर हमले की शपथ ली गई थी। खबर है कि इस सभा में कश्मीर में मारे गए आतंकी अब्दुल वहाब और सनफ जफर को लेकर शोक जाहिर किया जाता है। अब्दुल वहाब का वारिसी खत पढ़ा जाता है और उसी खत को पढ़कर भारत के खिलाफ जिहाद का आह्वान किया गया था। और पीओके वाली इस शपथ का स्पॉन्सर कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई थी, जिसके इशारे पर यह सभा हुई और आतंकियों का खुलासा, बल्कि आतंकियों का जलसा हुआ। अब आईएसआई की आतंक पार्टी वाला इनविटेशन किन किन आतंकी संगठनों को गया था, कौन कौन इसमें पहुंचा था, उनके नाम भी दिखाते हैं। सबसे पहला नाम है जैश ए मोहम्मद, जिसके आतंकी बहुत बड़ी संख्या में सभा में मौजूद थे। इसके अलावा लश्कर तैयबा के आतंकी भी इस सभा में शामिल होने के लिए पहुंचे। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट यानी JKLF
कि दहशतगर्दों को भी इस जलसे का आमंत्रण भेजा गया था। साथ ही पीपल्स एंटी फैसिस्ट फ्रंट यानी PAFF के आतंकी भी इसमें शामिल हुए और द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF जिसने रियासी के हमले की जिम्मेदारी ली है, उसके आतंकियों ने भी इसमें हिस्सा लिया था। सोचने वाली बात है कि जो POK में आवाजें बुलंद हो रही थीं पाकिस्तान के खिलाफ, किस तरीके से उसी POK में जानबूझकर ये सारी चीजों को अंजाम दिया जाता है डिफ्लेक्शन या डिस्ट्रैक्शन करने के लिए। सोचिए, दावा है कि इन सभी आतंकियों ने मिलकर POK के इस गांव में हिंदुस्तान और जम्मू कश्मीर में दहशत फैलाने की शपथ ली थी। तुम्हारे करीब है उनसे टकराओ, उनसे लड़ो, उनकी कुदरत को तोड़ो। जो तुम्हारे करीब है, क्यों? अल्लाह से बढ़कर हिकमत वाला कोई नहीं है। जो करीब वाले हैं उनकी काश हमारी जिंदगियों के अंदर ग़ज़वा-ए हिंद हो, हम उसके अंदर अपना मुकद्दस खून पेश करके आज कभी अब्दुल वहाब की कमी महसूस करे तो मरकज अल-कुद्स के अंदर वो सारे बेटे जो आपके मुंतजिर रहेंगे। एक छोटा सा सवाल आ रहा है मन में, पाकिस्तान की ISI और आर्मी को कहीं कोई गलतफहमी तो नहीं हो गई है कि भारत में ये ट्रांजिशन पीरियड है? वो ना भूले कि सरकार भी वही है, प्रधानमंत्री भी वही है, रक्षा मंत्री भी वही है, विदेश मंत्री भी वही है और गृह मंत्री भी वही है। और हमारा जवाब भी वही हो सकता है जो पहले दिया गया था। वैसे POK और पाकिस्तान से आतंकियों के जो सिग्नल भारत को मिल रहे हैं वो अच्छे नहीं हैं, क्योंकि उसमें कुछ चिंताजनक संकेत है। सुरक्षा एजेंसियों को आशंका है कि ISI भारत के खिलाफ आतंकी संगठनों को फिर से एक्टिव कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान से फिलहाल FATF वाली तलवार हट गई है। IMF और चीन की मदद से आर्थिक संकट कम हुआ है, इसीलिए उसका फोकस फिर से भारत और कश्मीर में अशांति फैलाने पर शिफ्ट हो गया है। और इस साजिश में पहला टारगेट जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव है, जिन्हें अगले 112 दिन के अंदर कराया जाना है। और उससे पहले पाकिस्तान कश्मीर में दहशत फैलाने के प्लान पर काम कर रहा है। इसका पहला पड़ाव आप रियासी में हुए आतंकी हमले को कह सकते हैं। इस अटैक के बाद जिस आतंकी का नाम जांच एजेंसियों की लिस्ट में सबसे ऊपर है वो है अबू हमजा, जिसके इशारे पर भक्तों से भरी बस पर 40 गोलियां चलवाई गई। भगवान शिव और मां दुर्गा के भक्तों पर फायरिंग कराने वाला अबू हमजा। सोचिए, अबू हमजा लश्कर तैयबा का ये टॉप कमांडर है। भारत में हुए कई आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड रह चुका है। 26/11 मुंबई हमलों के मुख्य आरोपियों की लिस्ट में इस आतंकी का नाम शामिल है। आतंकी अबू हमजा पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने 10 लाख का इनाम घोषित किया और यह आतंकी ज्यादातर पुंछ और राजौरी के जंगलों में सक्रिय रहता। लेकिन अब एक शपथ सुरक्षा बलों ने भी ले ली, और वो ये है कि रियास की जख्मों का हिसाब बहुत जल्द होगा। आज विदेश मंत्री का पद संभालते ही एस जयशंकर ने भी यह साफ कर दिया है कि पाकिस्तान की आतंक नीति का हल बहुत जल्द ही निकाला जाएगा। और पाकिस्तान के साथ ये भी आप जानते हैं कि विषय जो है सालों से वो जो आतंकवाद का विषय जो है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, हाउ डू वी फाइंड a solution to it, so that cannot be the policy of a good neighbor. आपको याद होगा जब पाकिस्तान के आतंकियों ने उरी में अटैक किया था तो भारत ने बदला सर्जिकल स्ट्राइक से लिया था। जब पाकिस्तानी आतंकवादियों ने पुलवामा में हमला किया तो जवाब भारत ने एयर स्ट्राइक से दिया। पाकिस्तान में एक और एयर स्ट्राइक का डर, खौफ, फियर ट्रेंड कर रहा है और उसे ये पता है कि भारत रियासी का बदला लेगा तो जरूर।
इसके सबूत पीओके के पूर्व पीएम के बयान में भी है, जिन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को रियासी हमले के बाद पीओके में किसी भी भारतीय सैन्य कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार रहना चाहिए। भारत की जनता में भी पाकिस्तान और उसके आतंकियों की कायराना हरकत को लेकर आक्रोश है। लोगों की मांग है कि माता के भक्तों पर गोलियां चलाने वाले आतंकियों का हिसाब होना चाहिए और बहुत जल्द और करारा होना चाहिए। हमारी मांग ये है कि देश में शांति हो, ये आतंकवाद खत्म हो, यही हमारी मांग है। बाकी मेरा परिवार बर्बाद हो गया, इस वक्त मेरे भाई के बच्चे अनाथ हो गए। हम चाहेंगे एलजी प्रशासन से चाहेंगे कि इस घटना की गहन जांच हो और इसके पीछे जो षड्यंत्रकारी लोग हैं, जो OGW हैं, जो स्लीपर सेल हैं, उनके खिलाफ भी वही कार्रवाई हो जो आतंकवादी के खिलाफ होती है। जो आतंकवाद अभी लास्ट की सांसें गिन रहा है, इन सांसों को भी दबाने की जरूरत है। तो ये ऐसे ही हो सकता है कि आतंकवाद के सपोर्टर जो हैं उनके ऊपर भी सख्ती के साथ कार्रवाई। हम चाहेंगे कि पाकिस्तान के ऊपर इंटरनेशनल कम्युनिटी नोटिस ले और कश्मीरी लोग भी ये जान जाए कि हमारी भलाई है कि हम पाकिस्तान के खिलाफ बोले और बिला खौफ बोले। हमारी जंग हम खुद लड़नी चाहिए, कश्मीरी खुद लड़ना चाहिए और हमारी जंग है पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के नेफरस डिज़ाइनों के खिलाफ, ताकि हमारी फ्यूचर जनरेशन बचे। लेकिन अब सत्ता में खबरों के शेयरिंग को पाकिस्तान की आतंक नीति से भारत की राजनीति की ओर मोड़ते हैं और आपको उत्तर प्रदेश के रायबरेली में लेकर चलते हैं, जहां यूपी में सियासी कमबैक के बाद आज सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पहुंचे थे। मौका था अमेठी और रायबरेली की जनता को धन्यवाद कहने का, लेकिन इस दौरान राहुल गांधी ने न सिर्फ जनता को शुक्रिया कहा बल्कि काशी से प्रधानमंत्री मोदी की जीत को लेकर कई तंज वाले तीर भी चलाए। हम आपको इस पर एक रील दिखाते हैं जिस पर सियासी तापमान थोड़ा बढ़ने वाला है। देश की आत्मा को समझ आ गया कि नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी हिंदुस्तान के संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। जो हिंदुस्तान की नींव है उससे वो खिलवाड़ कर रहे हैं, इसीलिए पूरा देश एक साथ खड़ा हो गया। उत्तर प्रदेश की जनता ने नफरत के खिलाफ, हिंसा के खिलाफ, अहंकार के खिलाफ दबाकर वोट दिया। राहुल गांधी, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। अयोध्या की सीट हार गए, राम मंदिर बनाया, उसमें इनॉग्रेशन में एक गरीब व्यक्ति आपने नहीं देखा होगा, एक किसान नहीं था, एक मजदूर नहीं था, एक पिछड़ा नहीं था, तो जवाब अयोध्या की जनता ने भी दिया। वाराणसी में जान बचा के निकले हैं प्रधानमंत्री। और मैं आपको कहता हूं और बहन से कह रहा हूं, अगर ये लड़ जाती वाराणसी में, अगर ये लड़ गई होती तो आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 2-3 लाख वोटों से वाराणसी का चुनाव हार जाते। पूरे देश भर में ये संदेश आप लोगों ने भेजा कि हमें एक समर्पित, एक सच्ची, एक साफ राजनीति चाहिए अपने देश में। पूरा देश आपकी तरफ देख रहा है। इंटरेस्टिंग होगा यह देखना कि इस जीत के बाद
ये टर्निंग पॉइंट होता है बीजेपी की स्ट्रेटेजाइजिंग के लिए यूपी में, या फिर ये टर्निंग पॉइंट होता है कांग्रेस के पूरे स्टेट में काडर के रिवाइवल को लेकर? सत्ता में अब बात करते हैं भागवत संदेश की। मोदी सरकार 3.0 का शपथ ग्रहण समारोह हो चुका है, मंत्रालय का बंटवारा हो गया है, मंत्रियों ने अपना कामकाज भी संभाल लिया है। इन सब के बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक का एक बयान सामने आता है जिसमें बहुत सारे संकेत भी हैं और संदेश भी हैं। मोहन भागवत 10 जून को नागपुर में संघ के कार्यकर्ता विकास वर्ग के समापन समारोह में पहुंचे थे। यहां उन्होंने चुनाव, राजनीति और राजनीतिक दलों के रवैये पर कुछ जरूरी बातें की। सबसे पहले आपको भागवत वाणी पर एक रील दिखाते हैं और फिर इन बयानों पर मचे सियासी कलेश की भी बात करेंगे। ये स्पर्धा है, कोई आपस का युद्ध तो है नहीं। जिस प्रकार प्रचार के दौरान हमारे करने से समाज में मनमुटाव बढ़ेगा, दो गठ बटेंगे, आपस में शंका संशय उत्पन्न होगा, इसका भी ख्याल नहीं रखा गया। बिना कारण संघ जैसे संगठनों को भी उसमें खींचा गया। टेक्नोलॉजी का सहारा करके असत्य बातें परोसी गई, नितांत असत्य। क्या शास्त्र का, विज्ञान का, विद्या का ये उपयोग है? आधुनिक विद्या टेक्नोलॉजी का उपयोग असत्य परोसने के लिए किया गया। ऐसे से देश कैसे चलेगा भाई? आखिर सबको देश ही चलाना है। वो पक्ष है, विरोधी पक्ष कहते हैं, मैं प्रतिपक्ष कहता हूं। वो विरोधी नहीं है, उसको विरोधी मानना भी नहीं चाहिए। वो प्रतिपक्ष है, वो एक पहलू उजागर कर रहा है, उसका भी विचार होना चाहिए। ऐसा जब चलना है तो चुनाव लड़ने में भी एक मर्यादा होती है। उस मर्यादा का पालन नहीं हुआ। हमको धीरे धीरे मानना विश्व के प्रगत देशों ने भी शुरू किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम चुनौतियों से मुक्त हुए। अभी उन बातों से मुक्त होकर जो चुनाव के आवेश में अतिरेक हो गया, उससे मुक्त होकर हमको आने वाली बातों का विचार करना है। जगह जगह और समाज में कलह ये नहीं चलता। एक साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया, उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। कौन उस पर ध्यान दे? काम करे, लेकिन मैंने किया ये अहंकार न पाले, तो हम इस देश की सच्ची सेवा कर रहे ऐसा होगा। और अपने देश को, हम सब लोगों के सच्चे सेवा की आज आवश्यकता है और विश्व को भी आवश्यकता है। अब संघ प्रमुख के इन बयानों में विपक्ष को सियासत वाले विटामिन भी दिख रहे हैं। भागवत संदेश पर कैसे सियासी कलेश मचा है, नेताओं की ओर से कैसे चिंगारी भरे बयान दिए जा रहे हैं, एक छोटी सी रील इस पर आप जरूर देखें। मोहन भागवत जी आदरणीय है, बोलते हैं, लेकिन सरकार तो उनके आशीर्वाद से चल रही है ना, बोलने से क्या होता है? मणिपुर को और मणिपुर की जनता के लिए सुरक्षा और उनके तमाम अधिकारों को और उनके जो अधिकार हैं, उसके लिए सरकार को सबसे पहले कदम उठाना चाहिए। तो बोलिए सरकार को हटाइए, बोल के क्या होता है? मणिपुर में क्या हो गया, कल कश्मीर में क्या हो गया? ये खबरें तो बार बार आ रही थी कि आरएसएस भारतीय जनता पार्टी से खुश नहीं है। I welcome his statement from the bottom of my heart because Manipur is a part of India. It's an integral part of India, and when we see our people suffering so much, it is extraordinarily disturbing for all of us. क्या आरएसएस के कहने पे भारतीय जनता पार्टी सीख लेगी? मुझे नहीं लगता लेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा तो खुद कह चुके हैं कि हमें अब आरएसएस की जरूरत नहीं है,
हम अब जो है आत्मनिर्भर हैं, तो आरएसएस बोलती रहे। बीते राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने यही कहा था कि हमारे को अब जरूरत नहीं है आरएसएस की। बेफजूल मोहन भागवत जी को क्यों सलाह दे रहे मुझे पता नहीं, लेकिन इनको सलाह देने से भी ये बाज नहीं आएंगे। इनको जिस तरह से मणिपुर में महिलाओं का अपमान करना ये इनका दायित्व रहा है, वो तो पूरे देश ने, दुनिया ने देखा है। वहाँ की हिंसा को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने कोई कदम नहीं उठाए, उसका भी दुख हम सब लोगों को है, लेकिन अब उनके खुद लोग बोल रहे हैं तो जरूर सरकार इस पर संज्ञान लेगी। और अब सत्ता में नीट पर चीट वाले आरोपों की कुंजी खोलने का वक्त है। यह खबर है देश के लाखों छात्रों की, यह खबर है डॉक्टर बनने के उन सपनों की जो कभी पेपर लीक तो कभी परीक्षा में गड़बड़ी के कारण लेट हो जाते हैं और भविष्य की गाड़ी छूट जाती है। खबर है उन परिवारों की जो अपने बच्चों के सपने पूरे करने के लिए पूरी जान लगा देते हैं। इस खबर से देश के 25 करोड़ से ज्यादा परिवारों का रिश्ता है, क्योंकि यह कहानी किसी भी परिवार की हो सकती है। आज देश की सबसे बड़ी अदालत में नीट परीक्षा में धांधली का मुद्दा गूंज रहा था। जिस याचिका पर सुनवाई हुई वो 10 छात्रों के रिजल्ट की घोषणा से पहले 1 जून को दायर की थी। इसमें बिहार और राजस्थान के एग्जाम सेंटर्स पर गलत प्रश्न पत्र बंटने के चलते गड़बड़ी की शिकायत की गई थी और परीक्षा रद्द करने एसआईटी जांच की मांग की गई थी। इस सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने नीट काउंसलिंग पर रोक लगाने से तो इनकार कर दिया, लेकिन परीक्षा की पवित्रता पर सवाल भी खड़े कर दिए। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस विक्रम नाथ और एहसानुद्दीन अमानतुल्लाह की वेकेशन बेंच ने मामले की सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट की 5 बड़ी बातें जरा ध्यान से देखिएगा। कोर्ट ने कहा, हम एनटीए को नोटिस जारी करते हैं और लंबित याचिका के साथ टैग करते हैं। परीक्षा की विश्वसनीयता को चोट पहुंची, हमें गड़बड़ियों पर जवाब चाहिए। परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई। 8 जुलाई को इस मामले की अगली सुनवाई करेंगे। एक लाइन में संदेश यह है कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट नामक यह परीक्षा एकदम नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, क्योंकि यह परीक्षा देश को डॉक्टर देती है। यह परीक्षा देश की चिकित्सा व्यवस्था और स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि देश को हर साल समय पर नए मेडिकल छात्र नहीं मिलेंगे तो देश को डॉक्टर देने वाली व्यवस्था सूख जाएगी। आप समझ सकते हैं कि इस परीक्षा में किसी भी तरह का गोलमाल या घपला होने के आरोप कितने गंभीर हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने भी अपना पक्ष रखा। एनटीए की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि नीट अंडर ग्रेजुएट परीक्षा 2024 का पेपर लीक होने पर के आरोप जो है वो गलत है। परीक्षा तमाम मानकों के अनुसार ही आयोजित हुई। राजस्थान के एक सेंटर पर हिंदी की जगह अंग्रेजी का पेपर पहुंच गया था, लेकिन पेपर लीक नहीं हुआ था। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने नीट काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, लेकिन परीक्षा को क्लीन चिट नहीं दी है। नीट का ये चीट कांड कितना बड़ा है उसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में करीब 20,000 छात्रों ने याचिकाएं दायर करके परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायत की थी। एनटीए कुछ भी कहे, लेकिन छात्र इस परीक्षा को अपवित्र मान चुके हैं। उन्हें यकीन है कि इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर हुई है। नीट पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई अंतिम फैसला नहीं सुनाया, लेकिन कई छात्र सामने आए हैं जो नीट में हुई गड़बड़ियों का एक एक वीडियो सबूत दिखा रहे हैं। लखनऊ की आयुषी पटेल का आरोप है कि एनटीए से जो उसे ओएमआर शीट मिली वो फटी हुई थी। पहले उसे एनटीए की साइट पर अपना रिजल्ट दिख रहा था, मगर अब नहीं दिख रहा है। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि एनटीए की साइट पर आयुषी अपना स्कोर कार्ड देखने की कोशिश कर रही है, लेकिन आयुषी का रिजल्ट सामने नहीं आ रहा। आयुषी ने खुद इस समस्या का डेमो करके दिखाया और एनटीए से सवाल पूछे। I'm sorry, but my OMR is not generated, neither my result is generated. Like this is the reply of mine to NTS tweet जो अभी उन्होंने की है, and this is my application number जो मैंने same वहाँ पे डाला, and like मेरा result is not opening, if you can see. जब 4 जून को रिज़ल्ट आना था तो मेरा रिज़ल्ट नहीं आया। मतलब एक तो प्रायर इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई थी। जब मैंने लॉगिन किया अपने एप्लीकेशन नंबर से तो उसमें दिखा रहा था रिज़ल्ट नॉट जनरेटेड। तो मुझे लगा कि हो सकता है 23 लाख स्टूडेंट्स हैं, ट्रैफिकिंग की वजह से रिज़ल्ट नहीं आ रहा है। 1 घंटे बाद मेरे पास एक मेल आता है
कि मेरी OMR शीट डैमेज्ड और टॉर्न कंडीशन में उनको मिली, इसलिए मेरा रिज़ल्ट अवेटेड है। मेल के थ्रू जब मुझे OMR आता है उसमें लिखते हैं कि वे हेयर बाय फॉरवर्ड यू द OMR। उससे मेरा एप्लीकेशन रोल नंबर दोनों एकदम सही है जो मेरा एडमिट कार्ड में थे, और मुझे टॉर्न्ड OMR शीट मिलता है, मतलब जिसको मैं देख के मतलब आई वाज शॉक्ड कि वो लिटरली टॉर्न्ड OMR शीट था। तो चेक करने पे मेरा सिर्फ एक ही क्वेश्चन केमिस्ट्री में गलत है, बाकी मेरे 715 बन रहा है स्कोर। तो चेक करने के बाद अब एटलीस्ट मेरे पास एक प्रूफ था कि मेरे पास मेरा OMR था। अगर मैं मीडिया में जाती तो मैं बता सकती थी कि मेरे 715 आ रहे हैं, वरना मेरा कोई ट्रस्ट नहीं करता कि 715 हैं भी कि नहीं, बिकॉज आजकल जैसा स्कैम चल रहा है। ये शॉकिंग है, एक्चुअली शॉकिंग है। अंदाजा लगाइए उन बच्चों की मेहनत, उनका कमिटमेंट, उनका डिसिप्लिन, और उसके बाद ये। TV9 भारतवर्ष ने कई परीक्षार्थियों से बातचीत की है ताकि पता चल सके कि नीट परीक्षा कितनी नीट एंड क्लीन है। आरोप है कि OMR शीट फाड़ी गई। कई छात्रों का रिजल्ट ऑनलाइन दिख नहीं रहा है, कई छात्रों के नंबर कम है, यानी OMR शीट के मुताबिक जितने नंबर मिलने चाहिए थे उतने नंबर मिले नहीं है। इसके अलावा एक साथ करीब 67 टॉपर हो गए, जो अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड है। ये सवाल भी पूछे जा रहे हैं कि एक ही सेंटर से 8 टॉपर कैसे निकले। क्या इस सेंटर पर कोई विशेष कृपा बरस रही थी, या ये एक सुविधाजनक संयोग? क्या हुआ है आपके साथ? मैम हुआ ये है कि मैं जब एग्ज़ाम दिया हूँ 5 मई को, तो मैं जब एग्ज़ाम दे के आया तो मैंने अपनी आंसर शीट मिलाई जो मैंने एग्ज़ाम पेपर में लिखा था। क्वेश्चन पेपर से जब मैंने मैच किया तो मेरे 689 बन रहे थे। फिर उसके बाद जब इन्होंने रिज़ल्ट जारी किया अपना, तो फिर मेरे सिर्फ 64 ही आए। मार्क दिखा सकते हैं जो आप लोगों ने वहाँ से मंगवाई है, और इसमें कितने नंबर आपके आ रहे हैं? ये इसमें मैम 689 मेरे आ रहे हैं। कितने मिले हैं आपको? मैम 64। पेपर लीक और जो भी सब हुआ है सबको पहले सम अप करके इनको उसके बाद में काउंसलिंग शुरू करनी चाहिए, ताकि मतलब डिज़र्विंग कॉलेज एक डिज़र्विंग कैंडिडेट को ही मिले। मेरे 645 मार्क्स आए थे, बट उसके अकॉर्डिंग मेरी रैंक बहुत ही ज़्यादा, मतलब इस रैंक पे तो एटलीस्ट मुझे दिल्ली में तो कोई कॉलेज वगैरह नहीं मिल सकता। एटलीस्ट जो मैं चाहती थी वो बिल्कुल नहीं मिल पाएगा मुझे। सबसे पहले तो ये काउंसलिंग रुकनी चाहिए, क्योंकि अगर कॉलेज अलॉट हो गए तो फिर उसके बाद तो कोई वो ही नहीं बचेगा हमारे रिक्वेस्ट का। और दूसरी बात मैम, जो ग्रेस मार्क्स दिए हैं वो किस बेसिस पे दिए हैं? मैम उसके मार्क्स 470 आए हैं, लेकिन रैंक बहुत पीछे चला गया है। जनरली 470 पे हमारा 1 लाख के अराउंड रैंक बनता है, और अभी 2 लाख प्लस रैंक चला गया। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इस हिसाब से हमें कोई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है वो भी नहीं मिलेगा, हमें डीम्ड के लिए जाना पड़ेगा, और डीम्ड में बहुत करप्शन है, डीम्ड में बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं वो। और अब इस खबर का नजरिया 9, पेपर लीक, परीक्षा में गड़बड़ी, रिजल्ट में घालमेल, एग्जाम सेंटर पर नकल, ये शिक्षा व्यवस्था को खोखला करने वाले दीमक हैं। देश में हर साल लाखों बच्चे नीट जैसी कठिन परीक्षाओं को पास करने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं। कोचिंग क्लासेस पर माँ बाप अपनी मेहनत की कमाई से लाखों रुपए खर्च करते हैं। एक तरह से पूरा परिवार ही अपने बच्चों के साथ परीक्षा दे रहा होता है। ऐसे में जब परीक्षा में धांधली या गड़बड़ी की खबरें आती हैं तो सिर्फ छात्रों पर असर नहीं पड़ता है, बल्कि उन लाखों छात्रों के परिवार भी फेल हो जाते हैं। अब एक ऐसे सिस्टम की जरूरत है जो इस तरह लगातार फेल ना हो, छात्रों के भविष्य को चोट ना पहुंचे। नीट एंड क्लीन परीक्षा देश के हर छात्र का अधिकार है। सत्ता में अब एक जलते हुए शहर की बात करते हैं। वहां आग लगने वाली भीड़ की, जली हुई गाड़ियों की, टूटे दफ्तर की और असहाय पुलिस और सिस्टम की। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार से जो तस्वीरें आई उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो दंगा हो गया। इस जगह से हमारे पास पूरी ग्राउंड रिपोर्ट आई है, वो आपको दिखाएं। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि आखिर बलौदा बाजार में हुआ क्या। करीब 5000 की भीड़ ने हिंसक प्रदर्शन किया। बलौदा बाजार में 100 से ज्यादा गाड़ियां जला दी गईं। जिला कलेक्ट्रेट में तोड़फोड़ और आगजनी की। जिला पंचायत भवन और तहसील ऑफिस में तोड़फोड़ हुई। एसपी ऑफिस को भी आग के हवाले कर दिया गया। आग बुझाने के लिए पहुंची फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों में भी आग लगा दी गई। 25 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को गंभीर चोटें आई। प्रदर्शनकारियों ने सीसीटीवी
सीसीटीवी तक तोड़ दिए। हजारों की उग्र भीड़ हिंसक तरीके से आगे बढ़ रही थी। इनसे बचने के लिए पुलिस वाले भागते नजर आ रहे थे। पुलिस लगातार अनाउंसमेंट कर रही थी, लेकिन कोई कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। भीड़ के आगे चंद पुलिस वाले उन्हें शांत कराने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के लिहाज से कलेक्टर परिसर को के चारों तरफ बैरिकेडिंग की थी, लेकिन लोगों ने उसे भी तोड़ दिया। ये कौन लोग थे? उन्होंने बलौदा बाजार को आग के हवाले क्यों कर दिया? आपको एक एक सवाल का जवाब मिलेगा। फॉरेंसिक टीम को बोतलों में भरे पेट्रोल के अलावा कुछ लिक्विड भी मिला है, जिसे जांच के लिए भेज दिया गया। फॉरेंसिक की टीम यहाँ पर मौके पर पहुँच चुकी है। आप देखिए, हर एक चीज़ों का जो सैंपल है वो यहाँ पर इकट्ठा किया जा रहा है। पूरी कलेक्टर एसपी की जो बिल्डिंग है वो जलकर यहाँ पर राख हो गई है। कई अंदर फाइलें राख हो गई है। ऐसा लग रहा था कोई साउथ का पिक्चर देख रहे हैं। आ रहे हैं लोग, उस गाड़ी को पीट रहे हैं, तोड़ रहे हैं, उसके बाद गाड़ी को पलटी मार रहे हैं, आग लगा रहे हैं। पूरे घटनाक्रम को देख रहे हैं। अंदर महिलाएं चीख रही थी। सूचना तंत्र पूरी तरीके से फेल था, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि इस भवन पर जो आग लगी है उसके लिए पेट्रोल बम लाया गया था। सवाल उठता है कि छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में यह सब क्यों हुआ? 15-16 मई की रात को कुछ अज्ञात लोगों ने हिंसा की शुरुआत की। गेरौदपुरी धाम में सतनामी समाज के जैत खम में तोड़फोड़ की। जैत खम को सतनामी समाज एक पवित्र प्रतीक के रूप में पूजता है। छत्तीसगढ़ की बोली का शब्द है जैत खाम। जैत का मतलब है विजय, खाम का अर्थ है खंबा। ये सतनामी समाज के ध्वज का नाम है, जो उनके संप्रदाय का प्रतीक है। पुलिस ने इस घटना के सिलसिले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया। सतनामी समाज केंद्रीय एजेंसी से जैत खम में तोड़फोड़ की जांच की मांग कर रहा है। जैत खम में तोड़फोड़ के विरोध में बलौदा बाजार में हिंसक प्रदर्शन हुआ। पुलिस ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन की इजाजत मांगी गई थी, लेकिन हिंसा हुई। अब ये हूटर भर गया है, इसलिए मुझे थोड़ा सा यहां पर रुकना पड़ेगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। हमारी रील्स को शेयर करिए। बहुत चिंताजनक खबर थी, कई सारी रिपोर्ट्स हमने आपको दिखाई हैं। जरूर इसको शेयर करिए। नमस्कार।